सदियों से इतिहास के पन्ने हमें कई कहानियां सुनाते रहे हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो हमें बताती हैं कि इंसान कितना बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में झांकेंगे जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में सिर्फ युद्ध और क्रूरता को जाना, लेकिन फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। यह कहानी है उस क्रूर राजकुमार की जो 99 भाइयों का वध करके सिंहासन पर बैठा और फिर कलिंग के मैदान में लाखों लाशें देखकर एक विश्व विजेता सम्राट से शांति के दूत बन गए। क्या आप जानते हैं भारत का ऐसा नगर है जिसे भगवान बुद्ध ने खुद आशीर्वाद दिया था? हाँ, उस नगर का नाम था पाटलिपुत्र। कहा जाता है जब भगवान बुद्ध वहां आए तो उन्होंने कहा था ये नगर एक दिन महान बनेगा, भारत की शान बनेगा। और सच में कुछ वर्षों बाद ये भविष्यवाणी पूरी हुई। लगभग 2300 साल पहले यहाँ शासन करता था मौर्य वंश का सम्राट बिंदुसार। उसका साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला था। वह इतना वीर था कि शत्रु उसका नाम सुनकर कांप उठते थे, इसीलिए उसे कहा जाता था अमित्रघात, यानी शत्रुओं के लिए घातक। बिंदुसार की 16 रानियां थीं और उनसे हुए थे पूरे 101 पुत्र। सबसे बड़ा बेटा था सुमन और छोटा बेटा था अशोक। सुमन तक्षशिला में उत्तरी सीमा संभालता था और अशोक उज्जैन से दक्षिणी सीमा। लेकिन किस्मत ने तय किया था कि इन दोनों भाइयों में से एक बदलेगा पूरे भारत का इतिहास। सम्राट अशोक का बड़ा भाई सुमन, वो बहुत ही आराम पसंद था। राजपाट का सारा काम उसने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को सौंप दिया था। सुमन की लापरवाही का फायदा उठाकर मंत्री और सेनापति प्रजा को खूब परेशान करने लगे। प्रजा ने विद्रोह कर दिया। मंत्रियों के बस में कुछ नहीं रहा, हालात बिगड़ गए। जब ये खबर पाटलिपुत्र में सम्राट तक पहुंची तो वो बहुत गुस्सा हुए। सम्राट गुस्से में महामंत्री राधागुप्त से कहा कि मगध की सेना को अभी तक्षशिला भेजा जाए, मैं खुद इस विद्रोह को शांत करूंगा। महामंत्री राधागुप्त ने महाराज से हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप ठीक नहीं है, आप खुद न जाएं। सम्राट बोला, पर मेरी सेना को सही मार्गदर्शन कौन देगा? महामंत्री सोचते हुए कुछ कहते हैं, महाराज आपका छोटा बेटा राजकुमार अशोक, वो बहुत वीर और समझदार है, उसे वहां भेजें। और इस महामंत्री राधागुप्त ने जैसे ही राजकुमार अशोक का नाम लिया, सम्राट बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत अशोक को उज्जैन से बुलवाया। अशोक अपने पिता का आदेश मानते ही तुरंत तक्षशिला पहुंचे। जब लोगों को पता चला कि अशोक आ रहे हैं तो वे सब उनका स्वागत करने शहर के बाहर आ गए। अशोक ने विनम्रता से कहा, मैं यहाँ अतिथि बनकर आया हूँ, आप सबने जो मेरा इतना सम्मान किया उसके लिए मैं आभारी हूँ, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप अपने सम्राट के खिलाफ क्यों हैं। इतने में लोगों के बीच से एक आदमी आगे आता है और अशोक से कहता है कि राजकुमार, हम सम्राट के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ अपने शासकों और अधिकारियों से दुखी हैं। वे हमारी परेशानियों को नहीं समझते, हम आपको अपना शासक बनाना चाहते हैं। अशोक ने तुरंत सारी बात सम्राट को लिखकर भेजी। सम्राट ने तुरंत जवाब दिया कि अब से अशोक ही तक्षशिला के शासक होंगे और युवराज सुमन को वापस बुलाया जाए। और इस तरह अशोक ने बिना किसी लड़ाई के तक्षशिला के लोगों का दिल जीत लिया और उनका नया शासक बन गया। तक्षशिला से वापस आने के बाद भी युवराज सुमन की आदतें नहीं बदली, वो अब भी लापरवाह था। उसे देखकर सम्राट बिंदुसार बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मौत के बाद सुमन के हाथों मगध साम्राज्य बर्बाद न हो जाए। सम्राट ने सुमन को कई बार समझाने की कोशिश की, पर सब बेकार गया। सुमन पर कोई असर नहीं हुआ। इसी चिंता में एक दिन सम्राट की मृत्यु हो गई। सम्राट की मृत्यु के बाद वैसे तो सिंहासन पर बैठने का हक सबसे बड़े बेटे सुमन का था, लेकिन साम्राज्य के सारे मंत्री सुमन के खिलाफ थे। 500 मंत्रियों ने एक सभा बुलाई। सबने मिलकर फैसला किया कि सुमन राजा बनने लायक नहीं है, वो मगध को नहीं संभाल पाएगा। सुमन की लापरवाही पूरे साम्राज्य को डुबा देगी। सिर्फ अशोक ही है जिसमें राजा बनने की काबिलियत है। हम अशोक को अपना राजा चुनते हैं। महामंत्री ने तुरंत इस फैसले की खबर एक दूत के हाथ तक्षशिला में अशोक के पास भेज दी। इस तरह दूत पत्र लेकर तक्षशिला पहुंचा। अशोक ने जैसे ही उसे देखा उसके मन में कई सवाल उठने लगे। दूत ने अभिवादन किया और महामंत्री राधागुप्त का पत्र अशोक को दिया। पत्र में लिखा था, राजकुमार अशोक, ये शोक करने का समय नहीं है। मगध का साम्राज्य खतरे में है और सुमन इसके लायक नहीं है। सिंहासन खाली नहीं छोड़ा जा सकता, आप आकर इसे संभालें। अशोक पत्र पढ़कर उदास हो जाता है। कुछ देर बाद वह सोचने लगता है। उसके चेहरे पर दृढ़ता आ जाती है। अशोक अपने आप से बुदबुदाते हुए कहता है, सिंहासन का असली हकदार तो मेरा बड़ा भाई सुमन है। क्या मुझे उससे लड़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, मैं अपने भाई से नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं पीछे हट गया तो इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा? क्या इसे बर्बाद होने दूं? नहीं, प्रजा की शांति के लिए मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा। ये धरती वीरों के लिए है, सुमन जैसे आलसी और डरपोक के लिए नहीं। सुमन का विरोध करना ही मेरा धर्म है। यही सोचकर अशोक ने तुरंत महामंत्री राधागुप्त को जवाब लिखा, महामंत्री, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं अपने सैनिकों के साथ जल्द ही पाटलिपुत्र पहुंच रहा हूँ। युवराज सुमन को जब यह समाचार मालूम हुआ तब उसे विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसे गुप्तचरों से अशोक के सेना सहित आने की खबर मिली तब वह हक्का बक्का सा रह गया। उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत ही अशोक के पास खबर लिख भेजी, भाई अशोक, तुम अपनी सेना को नगर के बाहर रखकर ही नगर में प्रवेश कर सकते हो। अशोक इस खबर को सुनते ही भड़क उठा। उसकी नसों में जोश भर गया। उसने उत्तर में सुमन को लिख भेजा, मैं सेना सहित नगर में प्रवेश करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि सिंहासन को भी लेने आया हूँ। यदि तुम में शक्ति है तो मेरा सामना करो, नहीं तो मगध का सिंहासन मुझे सौंप दो। सुमन उत्तर पढ़कर हड़बड़ा गया। उसे कुछ भी सूझ न पड़ा। अंत में सेना को लेकर अशोक का सामना करने चल पड़ा और पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई और घमासान युद्ध हुआ जिसमें सुमन मारा गया और अशोक मगध के साम्राज्य का अधिकारी बना।
क्या आप जानते हैं इतिहास के महान सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 4 साल तक क्यों नहीं हो पाया था? इसके पीछे की कहानी चौंकाने वाली है। मगध का सिंहासन जीतने के बाद अशोक को चैन की सांस नहीं मिली। उन्हें अपने भाइयों से लड़ना पड़ा और दुश्मनों को हराना पड़ा। इन सब में वो इतने व्यस्त थे कि राज्याभिषेक का समय ही नहीं मिला। लेकिन 4 साल बाद जब शुभ मुहूर्त आया तो अशोक ने अपनी 2 रानियों देवी और कारुवाकी को बुलाया, पर उन्होंने आने से मना कर दिया। रानी देवी ने लिखा, मैं महारानी नहीं बनना चाहती, मुझे तो शांति से रहना है। और रानी कारुवाकी ने लिखा, मैं रानी बनने के योग्य नहीं हूँ। दोनों के इस फैसले से अशोक का दिल टूट गया। सोचिए, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य जीता, उसकी अपनी रानियों ने ही उसे छोड़ दिया। पर दोनों रानियों की इच्छा में बाधा डालना उसे ठीक नहीं लगा। अंत में महामंत्री राधा गुप्त की सलाह से उसने उच्च कुल की एक लड़की आसंघी मित्रा को अपनी रानी बनाना स्वीकार कर लिया। यह नया विवाह उसने राज तिलक के दिन ही करने का निश्चय किया और कहा, मैं अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार के आदर्शों पर चलने की कसम खाई। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाने और भारत की एकता को बनाए रखने का संकल्प लिया। मेरे इस विशाल साम्राज्य में भारतवर्ष के जो राज्य अभी तक नहीं मिल सके हैं, उन्हें मिलाऊंगा। यदि वे राज्य अपने आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो मैं उनसे प्रसन्न रहूंगा, और यदि वे ऐसा करने में तनिक भी आनाकानी करेंगे तो तलवार के बल पर उनको मेरे साम्राज्य में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रभाषा पाली होगी और पूरे देश का एक ही धर्म होगा, ताकि सभी लोग एक दूसरे को समझ सकें। देश की एकता को भंग करने के लिए यदि किसी ने भी आंख उठाई तो उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया जाएगा। इसी बीच में एक दूत सम्राट अशोक के राज दरबार में आया। उसने सम्राट को एक पत्र दिया। पत्र में कलिंग के राजा ने अशोक की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह सुनकर अशोक क्रोधित हो गए और उन्होंने कलिंग पर हमला करने की प्रतिज्ञा की। महामंत्री राधागुप्त ने भी अशोक का समर्थन करते हुए कहा कि कलिंग को हराना मगध के सम्मान के लिए आवश्यक है। महामंत्री के एक एक शब्द को ध्यान से सुनकर सम्राट अशोक ने घोषणा की, सभासदों, महामंत्री राधागुप्त का कथन ठीक है। कलिंग राज्य के बढ़ते हुए अभिमान और सेना की शक्ति को हमें खत्म करना ही होगा। देश की सुरक्षा और उन्नति के लिए हमें खून की नदियां बहानी की पड़ेंगी। मगध के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हमें हिमालय की चोटियों को कंपाना ही होगा। हमारी सेना के सामने शत्रु की सेनाएं रुक न सकेंगी। वे उस तरह तितर बितर होकर भागेंगी जैसे सूरज की किरणों से कोहरा भाग जाता है। अशोक ने घोषणा की कि वे कलिंग को जीत कर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी खून क्यों न बहाना पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी सेना इतनी शक्तिशाली है कि दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाएगा। पूरे मगध साम्राज्य में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। युद्ध के वाद्य यंत्र बजने लगे और एक दिन अशोक की सेना कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ी।